डियर नीट एस्पायरेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है असर्शन रीजन की एक सीरीज में। इस सीरीज में बेटा आपका कंसेप्ट रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। और जैसा कि हमें पता है कि असर्शन रीजन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जहां पर एक्चुअली एक क्वेश्चन में ही दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन है वो एक्चुअली। यानी कि आपको ये तो जानना ही जानना है कि ये जो लिखा है स्टेटमेंट ये सही है या गलत। उसके बाद जो एनालिटिकल टेक्निक होती है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ होती है, वो भी यहाँ पर चेक हो जाती है। यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का या नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि गमन और संचलन। बिल्कुल, इसको हम दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, असर्शन में बोला गया है कि स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, यानी कि हम रेखित पेशियां बोलते हैं कंकाल पेशियों को। ओके, रीजन में कहा गया है स्केलेटल मसल्स हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। यानी कि वहां पर जो धारीदार दिखाई देने वाली बात है वो किस पर निर्भर कर रही है, यानी कि हल्के और गहरे बैंडों की उपस्थिति इसका कारण है। ठीक है, तो ये जो असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ दिया। अब आप इसका आंसर सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इसी बीच आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। हाँ, सही बात है, असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। रीजन, स्केलेटल मसल्स हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कारण क्या है? लाइट और डार्क बैंड्स का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है ना बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर धारीदार दिखाई देती हैं, है ना। ये धारीदार दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको रेखित पेशियां बोलते हैं, है ना। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, इसीलिए इनकी स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन मसल्स। मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है एनारोबिक ब्रेकडाउन के दौरान। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मायोसाइट्स यानी मसल सेल्स कॉजेज मसल फैटिग, यानी कि पेशियों में थकान और दर्द जो है वो इन लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से होता है। यह है हमारा रीजन। तो देखें बेटा, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द प्रोडक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हाँ बिल्कुल, इसका कारण क्या बताया हुआ है कि लैक्टिक एसिड की वजह से मसल फैटिग और पेन हो जाता है। यह इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। एनारोबिक ब्रेकडाउन की वजह से लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसका पाथवे इस टाइप का होता है कि लैक्टिक एसिड बनेगा, है ना। मसल्स में पेन और फैटिग हो जाता है, इसलिए लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। तो यहां पर बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फाइन, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, एक्टिन और मायोसिन को क्रमशः मोटे और पतले तंतु कहा जाता है। यानी कि एक्टिन को मोटे और मायोसिन को पतले तंतु। ये बात गलत हो गई बेटा। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉल्ड थिक एंड थिन फिलामेंट रिस्पेक्टिवली बोला है बेटा। तो एक्टिन को ये कहना चाहते हैं थिक फिलामेंट, ये तो गलत बात है क्योंकि एक्टिन तो थिन फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। तो अब क्योंकि असर्शन गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, रीजन पढ़ लेते हैं। देखिए, मायोसिन फिलामेंट्स मूव आउटवर्ड्स टू ओवरलैप द एक्टिन मसल फाइबर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। बेटा आउटवर्ड नहीं, जब वहां पर आप याद कीजिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन पर अटैच होकर उसको इनवर्ड पुल करता है, तो दोनों जेड लाइन दे कम क्लोज टू ईच अदर। फाइन, तो इस तरीके से आउटवर्ड नहीं, एक्टिन को इनवर्ड पुल किया जाता है ना। और यहां पर बोल रखा है मायोसिन फिलामेंट मूव, मायोसिन तो कहीं मूव करना नहीं है ना बेटा। तो ऐसा है, तो ये रीजन और असर्शन ये दोनों ही गलत हो जाते हैं और आंसर हो जाता है बेटा इसका क्या, 4। असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रेड मसल फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज एरोबिक
मसल फाइबर्स, रेड को एरोबिक बोला जा रहा है। दीज फाइबर्स हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारा इसके पास ऑक्सीजन रिजर्व होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहां स्टोर्ड होते हैं? किसमें? मायोग्लोबिन में। तो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन स्टोरिंग मायोग्लोबिन एंड हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास काफी है, मायोग्लोबिन भी काफी है, इसलिए ऑक्सीजन काफी है और इसीलिए ये एरोबिक है, ठीक है ना। तो रेड क्या एरोबिक होते हैं? बिल्कुल बेटा, रेड एरोबिक होते हैं। और क्या इसका कारण मायोग्लोबिन है? क्या इसका कारण माइटोकॉन्ड्रिया है? बिल्कुल। तो यहां पर assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, इसीलिए ये बेटा एरोबिक मसल फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन यू विल एक्सरसाइज यू विल नॉट लैक द ऑक्सीजन, है ना, आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कम नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल हेल्प टू कनेक्ट लिम्स टू एक्सियल स्केलेटन, है ना, हमारे पास जो केंद्रीय अक्ष है एक्सियल लाइन है और इस एक्सियल स्केलेटन पे हमारे पास जो करोटी आता है यानी स्कल आता है, उरोस्थी आता है यानी स्टर्नम आता है, रिब केज आता है, कशेरुकदन यानी वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल इस पूरे पोर्शन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं लिम्ब बोन्स को। कहां से कनेक्ट करेंगे? यहां से पेक्टोरल गर्डल से, यहां पर जहां शोल्डर जॉइंट बनेगा, और हिप जॉइंट यानी पेल्विक गर्डल। वो कैसे हो सकता है? अगर ये पता चल जाए तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ग्लिनॉइड कैविटी, ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोल दिया बेटा। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पास तो फैसेट ही नहीं है, वो तो एक फोरामेन है, ठीक है। फोरामेन में बोन कैसे फिट होगी? वो तो एसिटाबुलम होता है पेल्विक गर्डल में, जहां पर कि हेड ऑफ फीमर अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही जा रहे थे लेकिन यहां पर गलत हो गया, तो रीजन गलत हो जाता है बेटा। एसर्शन सही है कि पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की हेल्प से लिम्स एक्सियल स्केलेटन से अटैच होते हैं, लेकिन कैसे अटैच होते हैं वो बोलते बोलते यहां पर केवल 2 वर्ड गलत हो गए, जिसकी वजह से इट इज नाइदर करेक्ट स्टेटमेंट एंड डेफिनेटली नॉर एक्सप्लेनेशन। तो एसर्शन यहां पर सही है बेटा, रीजन यहां पर गलत है, तो इसका आंसर हो जाता है 3। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है। इन विच स्केलेटल मसल्स ऑफ पेशेंट बिकम वीक एंड पैरालाइज, सही बात है बेटा, एसर्शन बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना। अब वहां पर ऐसा क्या हो जाता है वो पता चले। इन दिस डिसऑर्डर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन इज इंपेयर्ड एट एनएमजे, मोटर एंड प्लेट एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का कोई रोल यहां पर नहीं होगा बेटा, गैप जंक्शंस का कोई रोल यहां पर नहीं होता है। जो मोटर यूनिट होती हैं और वो मसल फाइबर्स पर जहां उनकी एंडिंग होती है, मोटर एंड प्लेट जो होता है, वी आर हैविंग अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट टाइप स्ट्रक्चर देयर, फाइन, जहां पर कि तंत्रिका संचारी या न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं बेटा, है ना। और जब तंत्रिका संचारी निकलते हैं तो वहां पर गैप जंक्शंस की तो बात ही नहीं हो सकती है ना। तो एब्सेंस ऑफ गैप जंक्शन इसका कारण नहीं है बेटा, ये इस डिजीज का कारण नहीं है ना। तो इस डिसऑर्डर में एब्सेंस ऑफ गैप जंक्शन की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है ना, जबकि ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ गैप जंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम है, ये गलत है। हालांकि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें वीक हो जाती है मसल्स और पैरालिसिस होता है। तो यहां पर एसर्शन ठीक है बेटा, रीजन गलत हो गया और इस वजह से इसका आंसर हो जाता है बेटा 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारे पास कि 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो बाइसिफेलिक या द्विशिरस्थ होती हैं बेटा। अब 11वीं और 12वीं ही नहीं, सारी रिब्स द्विशिरस्थ होती हैं, सभी बाइसिफेलिक होती हैं, सभी का जो पोस्टीरियर अटैचमेंट है, जो डोर्सल अटैचमेंट है, वो 2 होते हैं, तो द्विशिरस्थ होती है, बाइसिफेलिक होती हैं, ये तो बात सही है। ओनली नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो 11th और 12th होती हैं बाइसिफेलिक, ठीक है। एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि बाइसिफेलिक उनको बोलेंगे हम और फ्लोटिंग बोलेंगे? अगर ये पता चल जाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन
हो जाएगा। देखें, फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, सही बात है, बट इंटरेक्ट डॉर्सली विद वर्टिब्रल कॉलम एट टू सरफेसेस, बेटा दो सरफेस पर, है ना। यहां पर हमारे पास जो कशेरुक दंड के साथ पृष्ठीय भाग में अंतःक्रिया जो है वो दोनों सतहों पर है, इसलिए द्विशिरस्थ वाली बात टू सरफेस पर है, इसलिए बाइसेफेलिक वाली बात ठीक हो जाती है। और फ्लोटिंग रिब्स है यानी कि स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है ना बेटा। तो दो जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स की असर्शन में, उन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है इस स्टेटमेंट में, रीजन में, ठीक है ना। तो यहां पर असर्शन, रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा हमारा 1, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें? गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 8 और जिसमें कहा है कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी अनैच्छिक होती हैं बेटा, हृदय पेशियां अनैच्छिक होती हैं, एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स यानी कि ये रेखित नहीं होती हैं, है ना। अब देखें अगर तो हमारे पास स्ट्राइटेड में बेटा या रेखित पेशियों में ना दो प्रकार की पेशियां आ जाती हैं, एक तो कंकाल पेशी यानी कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, और दूसरा होता है बेटा हृदय पेशियां, है ना। तो स्केलेटल मसल्स और जो कार्डियक मसल्स हैं वो तो स्ट्राइटेड होती हैं, तो यहां अनस्ट्राइटेड कह दिया जिसकी वजह से ये गलत हो गया, है ना बेटा। असर्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर रीजन पढ़ लेते हैं क्योंकि वैसे तो आंसर 4 की तरफ ही जा रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल, हाँ ठीक सही बात है, ऑन दीज मसल्स यानी कार्डियक मसल्स, ये भी बात गलत होगी बेटा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं बल्कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हार्ट मसल्स को, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स को। तो इस तरीके से असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हो जाते हैं बेटा, और आंसर हो जाता है हमारा यहां पर 4, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन एज दे ऑफर मैक्सिमम मोबिलिटी, मैक्सिमम मोबिलिटी यहां पर होती है, गतिशीलता अधिकतम हो पाती है बेटा साइनोवियल जॉइंट में, है ना। ये साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट हो गया, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो these joints have fluid filled cavity between articulating surfaces of two bones which allows movement in different axes। बिल्कुल सही बात है, फ्लूइड फिल्ड कंडीशंस यहां पर होती हैं जॉइंट्स में, जिसकी वजह से डिफरेंट एक्सिस में ये मूवमेंट आपको पॉसिबल करवा पाता है, फैसिलिटेट करवा पाता है, और इसीलिए यहां पर मैक्सिमम मोबिलिटी होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, असर्शन ठीक है बेटा, रीजन ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाता है बेटा हमारा 1, ओके। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस, अभी माइस्थीनिया ग्रेविस की बात हो रही थी, ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है ये हम जान चुके हैं, कि रिवाइज कर चुके हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस है, कैन बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर, है ना। इसका ट्रीटमेंट बताया बेटा यहां पर कि ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर्स की हेल्प से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर ऐसा क्या कर देंगे कि इसको ट्रीटमेंट में हम इंक्लूड करें और माने, ये अगर पता चल जाए तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, रीजन में दिया है बेटा कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेशेंट अगेंस्ट सेल्फ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स, उसके जो पेशेंट के खुद के एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट पेशेंट एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर अपने ही रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, रिसेप्टर ऑक्यूपाई अगर हो गए तो जाहिर सी बात है जो वॉलंटरी कमांड से एसिटाइल कोलाइन निकलेगा उसके पास जगह ही नहीं होगी, है ना। तो ये डिजीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Why choline esterase inhibitor is its treatment, है ना। इसका जो उपचार है, इसका जो निदान है वो कोलाइन एस्टरेज संदमक कैसे हो सकते हैं ये बात नहीं बताई जा रही है, ये जो रोग है उसकी व्याख्या की जा रही है ना, रोग में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर असर्शन और रीजन, अभिकथन कारण, ये दोनों हैं तो सही, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है बेटा, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है 2। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। The number of cervical vertebrae is 7 in all mammals including human being। अब यहां पर एकदम से
स्ट्राइक करना चाहिए कि ऑल मैमल विदाउट एक्सेप्शन हो गया, ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हो गया, है ना। तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग तो ठीक है, लेकिन ऑल मैमल्स बोल दिया और विदाउट एक्सेप्शन वाली बात यहां पर आ रही है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं बोला है इन्होंने, तो ऑल की वजह से ये हो जाता है गलत, है ना, क्योंकि हमें पता है कि स्लॉथ और मैनाटीज जो होते हैं, सी काउ जो होते हैं बेटा, वो एक्सेप्शन है, वहां पर जो वर्टिब्री हैं उनके नंबर कम ज्यादा होते हैं, है ना। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कॉल्ड एक्सिस, ये भी गलत हो गया बेटा। अब जैसे देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी आपने मतलब आपको मान लीजिए नहीं पता एक्सेप्शंस के बारे में, उतना नहीं जान पाए आप, नहीं पढ़ा, नहीं याद रहा, कम से कम आपको अगर एनसीईआरटी ही याद रहती है तो जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, आप जहां कहीं भी गड़बड़ होता है ना, वहां पर आप रुकते हो कि अरे यार ये कुछ गलत लिखा है। तो वही वाली बात है बेटा, जो अक्ष नामक पहला ग्रीव का शेरुक है तो अक्ष नहीं आएगा बेटा, यहां पर एक्सिस नहीं आता है। पहली जो वर्टिब्रा है हमारे पास, वो होती है एटलस, उसके बाद होता है एक्सिस, ये C1 है और ये C2 है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन दोनों ही गलत हो गया बेटा, और आंसर हो गया इसका 4। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होती है एटीपी की, नो डाउट। इसका कारण हमें मिल जाए, देखें, एनर्जी रिलीज्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज यूज्ड बाय मायोसिन टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज और क्रॉस आर्म। दोस्तों ध्यान से उसमें देख लीजिएगा, क्रॉस आर्म पहले से बनी होती है, क्रॉस ब्रिज तो तभी बनेगा जब एक्टिन और मायोसिन का संयुक्त बनेगा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी सिग्निफिकेंट रोल होता है, बिल्कुल सही बात। कैसे होता है? क्योंकि भाई उसी की एनर्जी से तो एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज बनता है, तो सही बात है। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 1। ओके, अंडरस्टूड, गुड। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें बेटा, है ना, हम लोग रिप्लाई करेंगे आपको और ज्यादा सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखें, 13th क्वेश्चन है दोस्तों की एक्सटेंसर मसल जो होती है, जो मानव पीठ में उपस्थित होती है, प्रसारणी पेशियां, ठीक है, और वो आसानी से नहीं थकती हैं, दे डू नॉट गेट फैटिग्ड इजिली, है ना, इजिली वो फैटिग्ड नहीं होती हैं, आसानी से नहीं थकती हैं। क्यों? दे कंटेन, दे मतलब एक्सटेंसर मसल जो है, प्रसारणी पेशियां जो हैं, दे कंटेन रेड मसल फाइबर, है ना। हमें पता है बेटा, जो वायवीय होती हैं, जो एरोबिक होती हैं बेटा, वो होती हैं रेड, है ना, और उनमें थकान नहीं होती है आसानी से, है ना। तो यहां पर बोला है कि थकान नहीं होती है, यहां पर बोल रहे हैं कि रेड होती हैं, लेकिन पूरा पढ़ लें, कहीं लास्ट में जा जाके गलत हो गया तो वो हमें ध्यान रखने वाली बात होगी। दे कंटेन रेड मसल फाइबर विच स्टोर मायोग्लोबिन। बिल्कुल, अभी हमने इससे पहले भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने देखा था कि मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है। दैट रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्ट्रेनस कंडीशन। बिल्कुल, ऑक्सीजन मोचित करेंगे ये जब भी आवश्यकता होगी, और इसी वजह से इनमें जल्दी से श्रांति या थकान नहीं होगी, है ना बेटा। पेशियों की श्रांति भी बोलते हैं, मसल फैटिग, है ना, थकान भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन और रीजन ये दोनों ही सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पर मायोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से यहां पर थकान नहीं होती है। तो आंसर हो जाता है बेटा इसका 1, ठीक है, 1 हो जाता है इसका आंसर। अब हमारे पास ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो देखें, रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल्स आर सीन इन टिटैनी। रैपिड स्पाज्म होता है, यानी कि जो अपतानिका, यानी कि टिटैनी जो अपतानिका होता है, उसमें तीव्र ऐंठन देखी जाती है, रैपिड स्पाज्म होता है मसल का। तो टिटैनी में ऐसा होता तो है बेटा, सही बात है। फिर देखें ऐसा क्यों होता है। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। शरीर के तरल पदार्थ में कैल्शियम आयन की कमी होती है। लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, बिल्कुल इसको हम बोलते ही हैं, दूसरी ही लाइन में बोलते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से ऐसा होता है ना। इस रोग के होने का जो कारण है वो यहां पर हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम ये बिल्कुल सही मानेंगे, असर्शन ठीक है, अभिकथन कारण दोनों ठीक है, और ये सही व्याख्या भी है बेटा, और उत्तर हो जाता है इसका इसीलिए 1, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन,
स्टर्नम इज अ बोन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारा जो उपांगीय कंकाल है, क्या उसमें उरोस्थियां आती हैं? उपांगीय कंकाल तो पार्श्व भाग में स्थित होता है बेटा, ये तो केंद्रीय अक्ष पर है उरोस्थी, है ना। तो ये गलत हो गया बेटा, है ना, ये स्टेटमेंट जो है ये कथन गलत हो गया। और इट इज वेंट्रली प्लेस्ड, वेंट्रल यानी कि अधर भाग में स्थित है, हाँ ये तो बात ठीक है। एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑल 12, सभी की सभी 12 जोड़ी पसलियां क्या यहां से जुड़ पाती हैं? नहीं भाई, शुरू की 7 जो हैं वो तो वास्तविक होती हैं, ट्रू होती हैं। उसके बाद बेटा कूट होती हैं, यानी कि जो हमारी जो 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी है पसलियों की, वो 7वें के काचाभ उपास्थल से जुड़ती है, तो इसलिए वो भी जुड़ तो रही है। लेकिन ये जो 11वीं और 12वीं होती है, जो प्लावी होती हैं, फ्लोटिंग होती है बेटा, वो थोड़ी जुड़ती हैं, तो अधर भाग में स्थित होती है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गलत हो गया, है ना। तो उरोस्थी उपांगीय कंकाल भी नहीं होता। तो यहां एसर्शन और रीजन, अभिकथन कारण, दोनों ही गलत हो जाते हैं और उत्तर आ जाता है दोस्तों हमारा 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज से आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, और कंसेप्ट का रिवीजन करते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। एसर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में, है ना। तो हमारे साथ अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते जाइए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।